नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। क्या मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में बच्चे सुरक्षित हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि 4 दिन में भोपाल में बच्चों के साथ यौन शोषण के 3 मामले सामने आए हैं, जिन्होंने बच्चों की सुरक्षा को लेकर पेरेंट्स की टेंशन बढ़ा दी है। राजधानी के 2 निजी स्कूलों के मामलों में आरोपी टीचर्स हैं, जबकि तीसरे मामले में एक अज्ञात शख्स पर बच्ची को छेड़ने का आरोप है। फिलहाल तीसरे मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है, प्रशासन या स्कूल? कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। प्रदेश में हजारों की संख्या में स्कूल हैं और हम ये नहीं कह सकते कि सभी स्कूल असुरक्षित हैं, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक कुछ स्कूलों में भयावह घटनाएं सामने आई हैं, वो गंभीर चिंता की बात है, क्योंकि ऐसी घटनाओं के बाद सवाल तमाम स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर है। स्कूलों के लिए खुद ये बेहतर होगा कि वो अपने अपने संस्थानों में मासूमों की 100% सुरक्षा सुनिश्चित करें। बच्चों या पेरेंट्स में पैदा होने वाली सुरक्षा से जुड़ी किसी भी आशंका को दूर करना स्कूल और सिस्टम की सामूहिक जिम्मेदारी है। क्या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित है? क्या भोपाल के अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में बिना टेंशन के भेज सकते हैं? राजधानी भोपाल में 4 दिन में 3 बच्चों के साथ हुई अलग अलग घटनाओं के बाद से ये सवाल हर किसी के जहन में उठने लगे हैं। ऐसे कैसे स्कूल जाएंगे बच्चे? ये सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 दिन में स्कूल में यौन शोषण के 3 मामले सामने आए हैं। ये मामले हैरान करने वाले हैं। पहला मामला भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र से सामने आता है, जहां स्कूल के ही एक शिक्षक पर आरोप लगा कि उसने 3 साल की बच्ची के साथ स्कूल में ही दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी का गठन कर दिया। फिलहाल स्कूल को सील कर दिया गया है। दूसरा मामला भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र से सामने आता है, जहां एक 5 साल की मासूम के साथ स्कूल वैन में अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करने, छेड़छाड़ करने का आरोप है। इस मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सीडब्ल्यूसी के समक्ष बच्ची के बयान दर्ज कराने की बात कही जा रही है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ये कह रही है कि बच्ची अपना बयान बदल रही है। तीसरा मामला भोपाल के ही कटारा हिल्स थाना क्षेत्र से सामने आती है, जहां एक किशोर के साथ एक केमिस्ट्री के टीचर ने अप्राकृतिक कृत्य को अंजाम दिया। न सिर्फ उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया, बल्कि ब्लैकमेल भी किया गया। उसके आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए, परीक्षा में फेल करने की धमकी दी गई। भोपाल के एक नामी प्राइवेट स्कूल के टीचर पर नाबालिग छात्र से दुष्कर्म का आरोप लगा। आरोपी टीचर करीब 1 साल से पीड़ित के साथ गलत काम कर रहा था। पीड़ित की शिकायत पर मामला थाने पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। 10th क्लास के एक बालक ने अपने केमिस्ट्री टीचर के खिलाफ इस तरह का शिकायत किया था कि पिछले 1 साल से वो उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य कर रहा है। इस रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है अलॉन्ग विद पॉक्सो एक्ट, और जो आरोपी शिक्षक है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है और स्कूल में और भी बच्चों से पूछताछ करेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन छुट्टी हुई है, एग्जाम्स भी चल रही हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान और कोई नए फैक्ट आएंगे तो उस हिसाब से और कार्रवाई। चूंकि अब 3 साल से वहाँ पर है और कई क्लासेस के साथ उनका अटैचमेंट रहा है टीचर का, स्कूल प्रबंधन से भी इस संबंध में जानकारी दी। दूसरा मामला भी राजधानी के एक बड़े प्राइवेट स्कूल का है। स्कूल टीचर पर 3 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोप लगा है। इस मामले में भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। एक 3.5 साल की बच्ची से संबंधित एक मामला थाना कमला नगर में आया है, जिसमें
उनके माता की तरफ से इसमें शिकायत दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने प्रथम दृष्टया 74, 75 BNS का और पॉस्को एक्ट के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की है। इस पूरे मामले में आरोपी बच्ची जिस विद्यालय में पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ती थी, उसी का एक टीचर को इसमें पाया गया है और बाद में मेडिकल परीक्षण के बाद इस पूरे मामले में आरोपी को पहचान सुनिश्चित करते हुए इसे गिरफ्तार भी कर लिया। तीसरे मामले में 5 साल की बच्ची ने अपने पेरेंट्स के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। आरोप है कि जिस वक्त वैन का ड्राइवर दूसरे बच्चों को छोड़ने उनके घर गया, उसी वक्त किसी अज्ञात ने बच्ची के साथ गलत हरकत की। हालांकि इस मामले में जब पुलिस ने बच्ची और वैन के दूसरे बच्चों से बातचीत की तो उन्होंने इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची के माता पिता उससे बहुत कम समय देते हैं, इसलिए उसने ऐसी रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि बच्ची बहुत छोटी है, इसलिए घटना और समय को लेकर कंफ्यूज हो सकती है। अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने बच्ची का बयान दर्ज कराया जाएगा। जब वैन ड्राइवर गया हुआ था उस बच्चे को छोड़ने के लिए, तब एक अन्य व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आकर के उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। इसमें जो अन्य बच्चे थे वैन में, उसमें 2nd क्लास के 2 बच्चे थे, एक 6 वर्षीय लड़का और एक 6-7 वर्षीय बच्ची भी थी। उनसे जब इस बारे में पूछा गया कि वैन ड्राइवर के अनुपस्थिति में कोई अज्ञात व्यक्ति आया था क्या वैन में, तो इसमें उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया था। इसमें जब बच्ची से सिविल ड्रेस में लेडी सब इंस्पेक्टर के द्वारा पूछताछ की गई बाद में, तो फिर वो बच्ची बोली कि ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ है, क्योंकि माँ बाप उसके साथ समय व्यतीत नहीं करते हैं, इसलिए उसने ऐसा रिपोर्ट किया था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष कल जो बच्ची है उसके कथन कराए जाएंगे। राजधानी भोपाल में 4 दिन में मासूम बच्चों के साथ हुई तीसरी घटना के सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जिन निजी स्कूलों पर आरोप लगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग अब उठने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर प्रदेश के बच्चे कब बिना डर के घर से बाहर निकल पाएंगे। सवाल यहाँ पर सियासत का नहीं, बच्चों की सुरक्षा का है। भोपाल में पिछले 4 दिन में जो भी घटनाएं हुई, उससे पेरेंट्स के सामने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर खड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV। और एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कृपा शंकर चौबे जी हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका चौबे जी। इसके साथ साथ भिंड के SDM विजय यादव जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ भोपाल DCP प्रियंका शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रियंका जी, कृपा शंकर जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल प्रियंका जी आपसे। मैम, एक सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त मन में आता है इन घटनाओं को देखते हुए ये कि एक तो अपडेट यह है इसमें कि अब वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सबका वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, तो ये कदम पहले क्यों नहीं उठाए गए? इसमें अभी जो एक आदेश अभी हाल ही में जारी हुआ है जिला शिक्षा अधिकारी के तरफ से कि पुलिस वेरिफिकेशन जो भी टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ है स्कूल का, उनका कराया जा सके। लेकिन मैं आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहूँगी कि इस प्रकार का एक आदेश कमिश्नर ऑफ पुलिस भोपाल महोदय की तरफ से पूर्व से ही जारी है, जिसमें जो भी कर्मचारी किसी भी संस्थान में कार्य करते हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है और इसको लेकर के एक मुहिम भी चलाई गई है। जी प्रियंका जी, आपको लगता है कि अगर हर संस्थान में काम करने वाले व्यक्ति का पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसे उसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखने के बाद ही रखा जाएगा काम पर, इससे घटनाओं पर लगाम लग सकती है, कमी आ सकती है? ये एक इम्पॉर्टेंट डेटरेंस रहता है जब भी आप किसी व्यक्ति का पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं और जिस थाना क्षेत्र में वह कार्य कर रहा है वहाँ पर उसकी जानकारी रहती है, वह मूलतः कहाँ का निवासी है और इससे पहले की पूरी हिस्ट्री की उसकी जानकारी रहती है, तो उसको कोई भी अपराध करने में एक भय उसको रहता है। लेकिन आज हम जिस तरह के क्राइम की बात कर रहे हैं उसमें एक पॉसिबिलिटी ये रहती है कि वह व्यक्ति पूर्व में भी इस तरह के अपराध घटित कर चुका हो लेकिन वो रिपोर्ट ना किए गए हों। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट हो जाता है इस तरह के क्राइम्स में।
ठीक, मैं प्रियंका मैम आपके पास आता हूँ। कृपा शंकर जी हैं हमारे साथ इस डिबेट में, मेरे साथ तो सदस्य हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के। कृपा शंकर जी, छोटा मासूम बच्चा इस भरोसे के साथ स्कूल जाता है कि स्कूल में उसका ख्याल रखा जाएगा, उसके गुरुजन उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन अगर गुरुजन, ड्राइवर, स्कूल में कोई क्लीनिंग स्टाफ, कोई डी ग्रेड कर्मचारी, कोई भी उसके साथ अगर इस तरह की हरकत करता है, कितना गहरा असर उस छोटे से बच्चे पर पड़ता है जिसे अभी दुनिया की कोई समझ नहीं। एक ऐसा प्रश्न है जो एक सभ्य समाज में इसकी कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। कितना असर पड़ता है तो छोटे बच्चे की बात छोड़िए, अगर बड़े के साथ भी ऐसी दुर्घटना होती है तो लोग उसको जीवन भर नहीं भूल पाते। वो बच्चा तो मासूम है, एकदम कोमल है, उसको तो पता ही नहीं है। वो व्यक्ति जो उसका रखवाला है, जिस व्यक्ति पर उसकी जिम्मेदारी रखी गई है, जो ये सारे काम उसके साथ कर रहा है, तो वात्सल्य भाव से कर रहा है कि वासना के साथ कर रहा है। ये जो एक छोटा सा डिफरेंस है उस मासूम को नहीं पता है। और इस प्रकार के जो छोटे छोटे मामले होते हैं, इस प्रकार के जो मामले होते हैं छोटे बच्चों के साथ, वो उन बच्चों के जीवन के लिए, पूरे जीवन भर उनके मानसिक रूप से उसको इस तरह से आघात पहुंचाते हैं कि बच्चा ताउम्र इस चीज से निकल नहीं पाता है। हमारे कार्यकाल में पिछली बार एक ऐसी घटना आई थी किसी बच्चे के साथ, जब वो 8 या 9 साल का था तब उससे ऐसी घटना हुई थी, और आज वो 21 साल का होने के बाद भी इस घटना को नहीं भूल पाया है। तो ये इस तरह की जो घटनाएं समाज में हो रही है, छोटे बच्चों के साथ हो रही है, उनके जीवन पर इतना व्यापक असर डालती है जो एक आम आदमी नहीं समझ सकता है। वो जिसके साथ हो रहा है वो बच्चा ही समझ सकता है, और वो कभी इससे बाहर नहीं निकल पाता है। मैं इस पे लौटता हूं आपके पास। विजय यादव जी हैं, भिंड एसडीएम हमारे साथ। विजय जी, मैं स्वागत करता हूं आपका इस चर्चा में। विजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि छोटा बच्चा केवल उसकी जिंदगी में इस काल में एक ही जगह है जहां वो बिना माता पिता के रहता है, जहां माता उसको छोड़ती हैं, पिता छोड़ते हैं, बाकी किसी जगह वो बिना माता पिता के नहीं रहता। तो कम से कम ये एक शिक्षा का मंदिर, ऐसा संस्थान होना चाहिए जहां हम बिना डरे, बिना खौफ के अपने बच्चों को छोड़ सकें और ये मान सकें कि हमारा बच्चा सकुशल गया है, सकुशल वापस लौटेगा, सुरक्षित वापस लौटेगा। ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा? सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बोलिए सर। सर, ये बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन है ये। मैं ऐसा समझता हूँ कि सबसे पहले यदि हम रूट में जाएं तो हमें आवश्यकता ये समझने की कि ये हो कैसे रहा है और हम इसे कैसे रेमेडी दे सकते हैं सोसाइटी को। मेरे खुद के भी 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, और पिछले कुछ दिनों पहले ही मैंने जब उनसे इस बारे में बात की, गुड टच और बैड टच के बारे में, एक 4th क्लास में और एक 5th क्लास में है, वो दोनों ही बच्चे ये बताने में पूर्ण रूप से असफल रहे कि गुड टच और बैड टच का प्रॉपर मीनिंग क्या है। तो ये बेसिक्स है कि हमारे स्कूलों को सबसे पहले ये समझना होगा कि हम ये बच्चों को बताएं। इस पे ये भी प्रॉपर एक सब्जेक्ट है। जैसे बच्चों को हम क्यूरिकुलम पढ़ाते हैं, उसी प्रकार से ये भी एक सब्जेक्ट है कि हम बच्चों को, और ना ही केवल बच्चों को बल्कि माता पिताओं को ये बताएं कि इसका मीनिंग क्या है। जब तक ये मीनिंग नहीं पता होगा, प्रॉपर इस पर एक हेल्दी कन्वर्सेशन नहीं होगा, माता पिता इस बात को जो है बहुत छोटी अवस्था से ही बच्चों को बताएं। आज भी बहुत ही एक निजी विषय बना हुआ है ये, और इस पर कोई बात करना नहीं चाहता है। और ये बहुत ही माइक्रो लेवल से स्टार्ट होता है। जब ये अपने विकराल स्वरूप में आता है तब शायद हम इसे समझ पाते हैं। और मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये होता बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन हम इसको अब जाकर ये समझ पाए हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट जो है एक्चुअली मीनिंग क्या है। परंतु अभी भी देर नहीं हुई है। हमारे जो स्कूल्स हैं, यदि ये प्रभावी पहल करते हैं, इस प्रकार की जो कमेटियां हमारे बीच में, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज हैं, ये प्रोएक्टिवली होकर, और अन्य जो स्कूल भी जो संस्थान हैं, इनको भी अन्य सोशल वॉलंटियर के माध्यम से, या जो इस प्रकार के स्पेशलिस्ट होते हैं, इनके समय समय पर जो है बातचीत करवानी चाहिए, पेरेंट्स को बुलाना चाहिए। विजय जी, ये आपसे सुनने में अच्छा लग रहा है सर। और चूंकि देखिए, गुड टच और बैड टच की पहले पेरेंट्स को जानकारी होगी, तभी बच्चों को वो जानकारी दे पाएंगे। इसीलिए इस कार्यक्रम में जब आप अपनी बात रख रहे हैं, तो एक हमने ग्राफिक्स बनाया हुआ है जो टीवी पर इस वक्त ऑन एयर है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, कहाँ कोई व्यक्ति आपको स्पर्श करे तो वो आशीर्वाद है, जैसे कृपा शंकर जी कह रहे थे कि वो वात्सल्य है या वो वासना है, उसके अंतर को गुड टच बैड टच का हमने बताया हुआ है। पेरेंट्स उसे ध्यान से पढ़ लें, नोट कर लें। विजय जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि देखिए, आप जब ये बातें कह रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी आप ही लोगों पर है
कि स्कूलों में गुड टच बैड टच सिखाया जाए। आपने बताया कि आपकी बिटिया चौथी पांचवी क्लास में, उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी या क्लियर उनको डेफिनेशन नहीं पता था। तो ये स्कूल्स का फेलियर है, और अगर स्कूल इसमें फेल कर रहे हैं तो फिर प्रशासन को इसमें जरा सख्त होना होगा। जी डेफिनेटली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली प्रशासन, देखिए प्रशासन एक व्यवस्था है। जैसा कि हमारे पास सेक्शंस ऑलरेडी हैं, कि हमारे पास आईपीसी में सेक्शन है, स्पेशल एक्ट बने हुए हैं, जैसा पॉक्सो एक्ट बना हुआ है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के द्वारा प्रोविजंस किए गए हैं। आवश्यकता अवेयरनेस की है सर। टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। यदि अवेयरनेस जो है ना, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन करें। आता हूं आपके पास प्रियंका शुक्ला जी हैं। प्रियंका जी, आपसे एक सवाल है मैम। देखिए आंकड़े जब मैं देख रहा था एनसीआरबी के 2020 और बनाम 2021 के, तो अपहरण के मामले हों, अपराध के मामले हों, पॉक्सो के मामले हों, साधारण अपराध के मामले हों, इसमें कहीं माइल्ड इजाफा हुआ है तो कहीं एक ह्यूज इंक्रीज देखा गया है उसमें। कई बार जब आप नेताओं से पूछिए, हालांकि मैं कोई पॉलिटिकल सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, आप ऑन सर्विस हैं, उनसे पूछिए तो वो कहते हैं कि अब बहुत आसानी से एफआईआर होती है, पुलिस बहुत एक्सेसिबल है, आप आराम से जाइए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए, इसीलिए आपको आंकड़ों में इजाफा दिख रहा है। लेकिन क्या इसका दूसरा पहलू ये नहीं है कि अपराध बढ़ रहा है तो आंकड़ा दिख रहा है? प्रियंका मैम, दोनों ही चीजें हैं आसिफ जी। इसमें दोनों ही फैक्टर्स हैं। एक तो रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम्स भी बढ़ी है, चूंकि सुगमता जो है पुलिस थाना पहुंचकर कोई भी अपराध दर्ज कराने की बढ़ी है, और लोगों के अंदर जो है जागरूकता भी किसी अपराध को लेकर के बढ़ी है, जिस वजह से इजाफा है। इसके साथ साथ इस फैक्ट को भी नहीं नकारा जा सकता है कि अगर आंकड़े दिखा रहे हैं तो अपराध कहीं ना कहीं बढ़ा है। कृपा शंकर सर, जिस नियम का प्रियंका जी उसकी बात कर रही थी कि कमिश्नर पुलिस भोपाल की तरफ से भी एक मुहिम चलाई गई, और हमारे कानून में भी है, पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, वो चाहे किराएदारों का हो, वो काम करने वाले हमारे घर में मेड का हो, नौकरों का हो। हाल में इस पर हमने एक स्पेशल प्रोग्राम भी किया था और बताया था, इसमें कुछ महीने की, शायद 6 महीने की सज़ा और जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन समाज खुद आगे नहीं बढ़ता है। हमारे घर में मेड है, हम बचते हैं वहां जाने से पुलिस में और उसको वेरिफिकेशन कराने से। हमारे घर में कोई ड्राइवर काम कर रहा है, हम बचते हैं उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराने से। हमने कोई टेनेंट रखा हुआ है, हम किराएदार की जानकारी नहीं देते हैं। तो समाज ही इस चीज को लेकर आगे नहीं बढ़ता, फिर हम शिकायत करते हैं कि ये हो गया वो हो गया। देखिए, बात तो बिल्कुल जायज है, समाज को ही आगे आना पड़ेगा। जैसा अभी एसडीएम साहब भी कह रहे थे अवेयरनेस के बारे में, वो भी करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा इसके कानूनी पहलुओं पे भी एक दो लाइन, अगर आप इजाजत दे तो बात करना चाहूंगा। जी बोलिए सर। जो आपने आंकड़ों की बात करी, जो एनसीआरबी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसके पीछे 2 रीजन है। एक 2012 में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट बना था, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। उसके सेक्शन 19 में बहुत क्लियरली कहा गया है कि इस प्रकार की कोई रिपोर्ट, कोई भी अपराध होते हैं और जिसको पता चलता है उसको मैंडेटरी रिपोर्ट करना है। अगर आप उस अपराध को रिपोर्ट नहीं करते हैं नियरेस्ट पुलिस थाने में जाकर के, या हर जिले में स्पेशल पुलिस यूनिट बनी हुई है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनाई गई है जो सिर्फ बच्चों के लिए ही काम करती है। अगर आप वहां जाकर के रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध एफआईआर का प्रोविजन है, और इसमें 6 माह तक की सजा का प्रावधान है। ये तो कानून कहता है। जो छोटे बच्चे हैं, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा स्कूलों में या घरों में, अस्पतालों में अगर इस प्रकार का कोई लैंगिक शोषण हो रहा है तो एग्रीवेटेड की कैटेगरी में आता है। और एग्रीवेटेड कैटेगरी के जितने भी अपराध है उसमें मिनिमम सजा 20 साल तक की है। तो कानून तो बहुत स्ट्रिक्ट है, कानून के नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट है, और पुलिस उस कानून के अंतर्गत काम कर रही है। अभी जो आप मामला बता रहे थे, कल रात को ऐशबाग वाले मामले में हम लोग रात को बातचीत कर भी रहे थे, तो बहुत सेंसिटिविटी के साथ पुलिस ने उसको हैंडल किया है। वो काउंसलर ने बातचीत करी बच्चे से, वो सारी बातें बच्चे को कंफर्टेबल किया गया, उसके बाद जो भी चीजें निकल के आई हैं फैक्ट्स, वो एक अलग चीज है। हाँ, आपने जो एक बात बोली समाज की, तो मुझे लगता है समाज में इसकी जागरूकता की आवश्यकता है। अगर कोई बच्चा सड़क पे अकेले खड़ा है और वहां से कोई निकल रहा, तो रुक के पूछ सकता है कि बेटा आप अकेले क्यों खड़े हो, क्या परेशानी है, आपकी स्कूल बस छूट गई है क्या, या आपको कोई लेने आने वाला है। अब यहाँ समस्या यह है कि जो पूछने वाला व्यक्ति है, अगर उसी की नीयत खराब है तो आप क्या कर सकते हैं। नहीं, उसमें एक नया सवाल फिर खड़ा होता है कि जो पूछने वाला व्यक्ति है, क्या वो इसलिए हिचक सकता है या रुक सकता है कि अगर मैं बच्चे को पुलिस थाने लेकर गया
तो पता लगा कि अपने ही सिर्फ मुसीबत मोल ले ली। ये एक्सीडेंट्स के केस पे मदद करने, ये इस तरह की तमाम घटनाओं में फिर उसका सिर थोड़ा सा घूम जाता है। नहीं, अभी ये सब चीजें कानून में बिल्कुल क्लियर हो गया है। एक्सीडेंट की भी आप बात करें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है कि जो व्यक्ति ले आता आप उससे पूछताछ नहीं करेंगे, अनावश्यक परेशान नहीं करेंगे। और पॉक्सो के मामले में भी साफ साफ है कि पॉक्सो में कोई भी व्यक्ति जो रिपोर्टिंग करने के लिए आता है, बच्चे को लेकर के आता है, उससे सिर्फ नाम, पता और बाकी चीजें लिख लेगी पुलिस। इसके अतिरिक्त उससे क्वेश्चनिंग नहीं करेगी। पुलिस को जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो बाद में करते रहेंगे, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर आपको लगता है कि कौन एक्यूज है या किसके विरुद्ध कार्रवाई करनी है तो की जाएगी। और पुलिस जो है इस मामले को लेकर के थोड़ा बहुत इन दिनों इतना प्रशिक्षण का दौर जितना पॉक्सो एक्ट और जेजे एक्ट को लेकर के पुलिस में चल रहा है, तो पुलिस काफी सेंसिटिव हुई है। हर थाने में एक ऊर्जा डेस्क प्रभारी बनाए गए हैं, हर थाने में एक बाल कल्याण अधिकारी होते हैं। जब भी इस तरह के कोई बच्चे के साथ दुर्घटना होती है या कोई बच्चे के द्वारा कुछ किया जाता है तो उसकी जांच नॉर्मल पुलिस नहीं करती है, वो शादी वर्दी में होता है। जैसा कि प्रियंका जी ने बोला, जब शादी वर्दी में उससे बातचीत करी तो बच्चे ने बताया। तो ये सारी चीजों के लिए एक डेडिकेटेड पुलिस रखी गई है जिसका प्रॉपर प्रशिक्षण होता है। तो अब ये अगर बड़ा थाने में थोड़ा कोई सा बच्चे को इसमें लेके- चीज अलग है। कृपा शंकर जी, बच्चों से शादी वर्दी में आप जाइए, उनसे घुलिए मिलिए, उनसे बात करिए। जाहिर बात है कि वर्दी का खौफ बच्चों में भी रहेगा, वो हिचकते हैं, लेकिन वर्दी का खौफ जिनमें होना चाहिए उनमें है क्या? इस डिबेट का यही तो सवाल है कि जो अपराधी हैं जिनके मन में वर्दी का खौफ होना चाहिए। मैं प्रियंका मैम आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और आपके अनुभव के आधार पर मैं इसका जवाब चाहूंगा कि देखिए, मध्य प्रदेश तो वो स्टेट है जहां बच्चों के साथ इस तरह का कुकर्म करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान भी है। जब एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है सजा, केवल कागजों तक सीमित रह जाती है या डेट्स पर डेट्स चलती हैं, तो उससे पुलिस अधिकारियों, आप जैसे अधिकारियों का भी मोराल डाउन होता है क्या? क्योंकि मैं मानकर चलता हूं कि किसी भी केस को चार्जशीट पेश करना, सबूत जुटाना, ये साबित करना कि आरोपी ही अपराधी है, इसमें पसीने छूट जाते होंगे। और जब उसको सजा नहीं मिलती है, जो सख्त से सख्त सजा है, तो क्या आप लोग भी इसमें निराश होते हैं क्या? और आपको लगता है कि अगर ये सजाएं एग्जीक्यूट होने लगे, ये फलीभूत होने लगे, तो शायद अपराधियों के मन में डर होगा और उससे ये आंकड़े गिरेंगे? इसमें आसिफ जी, चूंकि पॉक्सो जो केसेस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं पुलिस के लिए, हमारे लिए। लगभग सभी पॉक्सो केसेस को चिन्हित श्रेणी में रखा जाता है, और चिन्हित श्रेणी अपराधों की वो श्रेणी होती है जिसमें हम विवेचना के स्तर से लेकर के पूरा का पूरा जो उसका ट्रायल होता है कोर्ट में, उसको भी फॉलो करते हैं। और उसमें सभी के कथन किस तरह से होते हैं और फास्ट ट्रैक तरीके से उसका ट्रायल चले, ये भी पुलिस जो है फॉलो करती है। इस वजह से जो है पॉक्सो केसेस में जो कन्विक्शन का रेट है वो भी अच्छा है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि डर नहीं है, अब जो अपराधी है उसमें उसका एक कारण मुझे लगता है कि ये हो सकता है या है कि उनको लगता है कि रिपोर्टिंग नहीं होगी, क्योंकि बच्चे बहुत ही एक वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं, वो अपनी बात बहुत अच्छे से नहीं रख पाते हैं, इसीलिए उनको ये जो अपराधी है उसको लगता है कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट ही नहीं होगी, इसीलिए वो इस घटना को अंजाम देते रहते हैं। इसमें जैसा कि विजय यादव जी ने बताया और कृपा शंकर जी ने बताया कि इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और अवेयरनेस मतलब दोनों स्तरों पे, जो हमारा पोटेंशियल विक्टिम ग्रुप है, यानी कि जो बच्चे हैं उनको भी अवेयर किया जाए, गुड टच, बैड टच, जिस भाषा में बच्चे उस चीज़ को समझते हैं उस भाषा में उनको पेरेंट्स के द्वारा भी और स्कूल के द्वारा भी उसको समझाया जाए। इसके साथ साथ जो हमारा पोटेंशियल ऑफेंडर्स ग्रुप है उसमें भी अवेयरनेस डेवलप की जाए, जो कि टीचिंग स्टाफ है या फिर बस में जो बच्चों को लाते ले जाते हैं या फिर जो ऑफिस का स्टाफ रहता है स्कूल का, उनको भी जो पीनल प्रोविजंस है वो भी बताए जाए, और उनको ये भी बताया जाए कि यदि कोई ऐसी घटना उनके संज्ञान में आती है तो वो उसे रिपोर्ट करने से बचे नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमें रिपोर्टिंग को ये जो तीसरा मामला सामने आया जिसका जिक्र कर रहे थे, जिसमें हमने आपका बयान सुनाया, आपने कहा कि उस तीसरे मामले में ये शिकायत ये आई कि जिस वक्त ड्राइवर किसी बच्चे को छोड़ने गया था, उस वक्त किसी तीसरे शख्स ने आके वहां बच्चे के साथ छेड़छाड़ की, कथित तौर पर। क्या नियम ये नहीं है कि छोटे बच्चों की स्कूल बस में ड्राइवर के साथ हेल्पर भी होगा? इसमें इस तथ्य को भी देखा जा रहा है और इसकी रिपोर्ट भी जो है जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जा रही है, जिसमें जो कि ये एक हेल्पर होना चाहिए बच्चों की सुरक्षा के लिए,
को रेज किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक ध्यान में आपका आकर्षित करना चाहूँगी जो टेक्नोलॉजी है उसके और भी, क्योंकि अब सीसीटीवी कैमराज और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट और रिलेटिवली कम एक्सपेंसिव होती जा रही हैं। तो जो भी वाहन बच्चों को लाने ले जाने का काम करते हैं या फिर स्कूल के प्रेमाइसेस होते हैं, उनमें प्रॉपर जो है सीसीटीवी कवरेज जरूर होना चाहिए। अभी तक हमने जितने स्कूल देखे हैं, भले कवरेज थोड़ा कम है लेकिन हर जगह सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हमने पाए हैं। वाहनों में जरूर सीसीटीवी जो कैमराज हैं उनको लगाने की कमी दिखाई दी है, तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जी, मैं लौट रहा हूँ और एक हमारे साथ इस वक्त अजीत सिंह जी जुड़ रहे हैं। आप मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अजीत जी, चर्चा में स्वागत कर, थोड़ा सा लेट हो गए सर, लेकिन अजीत जी मेरा आपसे एक सवाल है। निजी स्कूल हो या सरकारी, हम तो देखिए अपने बच्चे आपके पास यही समझ के भेजते हैं सर कि जैसे हम उन्हें सिर आंखों पर रखते हैं, कलेजे के पास रखते हैं, आप भी उनका ख्याल रखेंगे। इस तरह की घटनाएं सामने आती तो बहुत चोट लगती है सर। दिक्कत कहां आई है, आपको क्या लगता है, कहां चूक रह गई? सर, जो बच्चे हैं वो हमारे लिए हमारे खुद के बच्चे से ज्यादा प्रिय वो होते हैं। अभी आप जो तीसरी घटना की बात कर रहे थे ऐशबाग वाली, तो उसमें साफ साफ हम लोग भी उसके बारे में जानकारी लिए, तो जिस गाड़ी से वो बच्ची आ रही थी वो गाड़ी स्कूल की नहीं थी। पेरेंट्स प्राइवेट गाड़ी लगाए थे और वो गाड़ी स्कूल से उसका एफिलिएशन भी नहीं है, ना वो ड्राइवर स्कूल का था ना गाड़ी स्कूल की थी। उनकी व्यक्तिगत गाड़ियां वो लोग लगाए थे अपने बच्चों को भेजने के लिए। बच्चों के साथ जो अगर ऐसी जो भी दुर्घटना तो ये तो फिर और गंभीर मसला है। मैं इसकी तरफ प्रियंका मैम का ध्यान जरा दिलाना चाहूंगा। पहली बात, स्कूल बसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि वो पीले कलर में होनी चाहिए, उनमें बार्स होने चाहिए, वहां सीसीटीवी तमाम चीजें हैं। उन गाइडलाइन का अगर पालन नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कि भोपाल पुलिस को इस मामले में सख्ती बरतने की जरूरत है कि कोई भी ऐरा गैरा स्कूल के बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूल ऐसे कैसे लेके जा रहा है और इस तरह की घटनाओं को अगर अंजाम दे रहा है तो ये तो और देखने वाली बात होगी।